Electron transport chain. What is the electron transport chain? The electron transport chain is a set of enzymes located on the inner mitochondrial membrane. Electrons captured from the donor molecule and transferred to the complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions, which generate gradient used by ATP synthase complex to synthesize ATP. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर ये मेंशन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे फ्रॉम द डोनर मॉलिक्यूल्स। अब ये डोनर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट जो है वो किन एंजाइम्स को या किन कॉम्प्लेक्सेस को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। एंड कपल विद दिस ट्रांसफर इज द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और किस तरह से इन कॉम्प्लेक्सेस में से हाइड्रोजन पंप आउट होंगे जो कि ग्रेडियंट जनरेट करेंगे, और फिर एटीपी सिंथेज एटीपी को कैसे जनरेट करेगा। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्सेस है प्रेजेंट हैं जो कि ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज एन इनर मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर ये जूम किया हुआ है और जिसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं और एक एटीपी सिंथेज नजर आ रहा है। ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। The complexes involved are found in the inner membrane. There are 4 complexes in the chain. There is also a pump called the ATP synthase. The pump is not actually a part of the chain, but it is very important. Um, these complexes are 1 2 3 4, and along with electron carriers जिनमें को Q आ जाता है, साइटोक्रोम C आ जाता है, और उसके अलावा जो है वो ATP synthase भी present है। The complete ETC was found to have 4 membrane-bound complexes named as 1 2 3 4 and 2 mobile electron carriers, namely coenzyme Q and cytochrome C. अब ये जो 1 2 3 4 हैं इनके नेम्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। Composition of the electron transport chain में 4 large protein complexes आते हैं। जो complex 1 है उसका नाम है NADH coenzyme Q reductase। कॉम्प्लेक्स 2 है उसका नाम है सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी मेम्ब्रेन शो की गई हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटॉन ग्रेडियंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो हमने अभी पढ़े हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। वो है इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड एटीपी सिंथेज। अब हमने ये भी पढ़ा कि कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं, जैसे को एंजाइम क्यू है ये, और ये है साइटोक्रोम सी। और उसके अलावा हमने ये भी डेफिनेशन में देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, और उनमें से वन इज NADH एंड अदर इज FADH2। ये दोनों हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास ऑन करेंगे टू दीज कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से जो NADH है वो 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा कॉम्प्लेक्स 1 को, और जो FADH2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा कॉम्प्लेक्स 2 को। जो NADH के पास किए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 से मूव करते करते कोएंजाइम Q पे जाएंगे। जैसे ही ये मूव करेंगे तो साथ ही में 4 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आउट हो जाएंगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे। अब उससे आगे क्या होगा कि को एंजाइम क्यू के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो FADH2 ने जो
इलेक्ट्रॉन्स टू जो डोनेट किए थे वो कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो को क्यू जो है उसके पास ये चले जाएंगे। सो ये वाले भी दो इसके पास आ गए। देन ये मूव करते करते कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 3 से भी मूव करते हुए साइटोक्रोम सी पे चले जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये भी। जब 3 से ये पास होंगे तो गुजरते हुए ये 4 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से आउट हो जाएंगे। सो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे देन 4 की तरफ। जब 4 की तरफ जाएंगे सो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और बाकी जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ 2 प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और प्रोटॉन भी जो प्रेजेंट हैं जो कि इन रिएक्शंस में जनरेट हुए हैं ये सब मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। देन होगा क्या, ये जो प्रोटॉन्स जो गए हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, 4 प्रोटॉन यहाँ 4 प्रोटॉन यहाँ 2 प्रोटॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 से निकले हैं। सो वी कैन ऑल्सो से कि मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम एवरी कॉम्प्लेक्स इट विल कॉज द elimination of the 4 protons from the each complexes और वहां से क्या होंगे पंपिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्सेस। सो अब जब ये पंप आउट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन्स काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब ये एक्यूमुलेट होंगे तो एक ग्रेडियंट सा बन जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होंगे। जब ये ज्यादा होंगे तो ये मूव इन करेंगे और एटीपी सिंथेज जो है इससे मूव इन करने की कोशिश करेंगे। जब ये मूव इन करेंगे तो ये आ जाएंगे मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और ये एटीपी सिंथेज जो है वो इन इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो जनरेशन ऑफ एनर्जी होगी या फिर हम कह सकते हैं जो एटीपी है उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी वो वाटर की वजह से जो मशीन वगैरह है या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वाटर, उसकी वजह से जो है वो बन रहे होता है। वाटर की वजह से एनर्जी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसी तरह से जो एटीपी सिंथेज है ये भी मूव करता है ड्यू टू द प्रोटॉन मोटिव फोर्स और उसकी वजह से क्या होता है एटीपी सिंथेसाइज होता है। Here is a detail of the electron transport chain कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है। So here are the 4 complexes 1 2 3 and 4 और दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर आ गए और एक एटीपी सिंथेज आ गया। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा था, इसको जो NADH है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रहा था। NADH is oxidized to NAD. It passes off 2 electron to complex 1 and pumps hydrogen ion into intermembrane space. और इसमें से 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे थे। Complex 2 FADH2 is oxidized to FAD. It passes off 2 electrons to complex 2. अब इसको FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब कोएंजाइम Q क्या करेगा, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। Electrons from the complex 1 and complex 2 are transferred to coenzyme Q carrying the electron to complex 3. अब कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, यहाँ से कोएंजाइम क्यू से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेगा और मोर जो हाइड्रोजन आयन है उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट करेगा। It will accept the electrons from coenzyme Q and pump more hydrogen ion into the intermembrane space. साइटोक्रोम सी आएगा नेक्स्ट। साइटोक्रोम सी क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। साइटोक्रोम सी पिक्स अप इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर है या इसे कहेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को टू ऑक्सीजन। Reaction with oxygen produces water. More protons या more hydrogen ions are pumped into the intermembrane space, increasing the hydrogen concentration gradient. So complex 4 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, मैट्रिक्स में जाकर ऑक्सीजन के साथ और जो हाइड्रोजन आयंस है उनके साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर बना देंगे। और इन रिटर्न जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें मोर प्रोटॉन्स जाएंगे या आप कह सकते हैं 2 प्रोटॉन्स जाएंगे
उससे क्या होगा कि जो ग्रेडियंट है वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट वो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा होंगे तो वो ज़ाहिर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से तो वो बाहर अंदर से बाहर ज़्यादा है ग्रेडियंट, तो वो क्या करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एक जो एटीपी सिंथेज है वो रोटेट करेगा और एटीपी को सिंथेसाइज करेगा। प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन टू बैलेंस द ग्रेडियंट ड्राइविंग एंजाइम रोटेशन दैट कैटलाइज द एटीपी सिंथेसिस। So this picture is showing the proton gradient। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस है वो काफी ज्यादा हो गए हैं। और ये अब क्या करेंगे, जो एटीपी सिंथेज है इससे इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। जब क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा। एटीपी सिंथेज क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 5 भी इसको कहते हैं। इट इज द एंजाइम दैट एक्चुअली सिंथेसाइज एटीपी। इट इज लोकेटेड in the inner mitochondrial membrane, utilize energy from the proton gradient to promote phosphorylation of ADP forming ATP। ये प्रोटॉन जो ग्रेडियंट है उससे एनर्जी लेकर एडीपी की फॉस्फोराइलेशन करेगा एटीपी में। अब ये प्रोसीजर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। और इसकी समरी है, electron transport down the respiratory chain from NADH or FADH2 or complex 1, 3, 4 cause the proton to be pumped out of the mitochondrial matrix into the intermembrane space। अब यहाँ पे complex 2 मेंशन नहीं है। why? because complex 2 से प्रोटॉन जो है वो intermembrane space में नहीं जाते, जबकि सिर्फ 1, 3 and 4 से प्रोटॉन जो है वो intermembrane space में जाते हैं। But the pumping out of proton generate a higher concentration of proton and an electrical potential, thus an electrochemical proton gradient is formed। जैसे जैसे प्रोटॉन जो है वो बाहर जाता जाएगा वहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। The proton flow back into the mitochondrial matrix through ATP synthase and the electrochemical proton gradient drive the ATP synthesis। जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस से मूव इन करेंगे तो क्या होगा कि वो एटीपी सिंथेसिस को डिराइव करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टर्म्स ऑफ के हम देखते हैं कि जब ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस का पर्पस ये होता है एनर्जी जनरेशन, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें भी उसका भी पर्पस यही है कि एनर्जी जनरेशन है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके अलावा जो उसके अलावा NADH और FADH2 भी बन रहा होता है और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो लेटर ऑन एनर्जी जनरेशन का या एटीपी जनरेशन का बाइस बनता है। सो हाउ NADH फॉर्म एटीपी एंड हाउ FADH2 फॉर्म द एटीपी। एक NADH जो है वो 2.5 एटीपी बनाता है और एक FADH2 जो है वो 1.5 एटीपी बनाता है। सो NADH जो है वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करता है तो ये ऑक्सीडाइज होकर NAD2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनाता है, वी हैव सीन इट। और एक NADH से 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स 1 को दिए जाते हैं। और एक NADH से 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जब एक NADH आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो वो 4 प्रोटॉन को पंप आउट करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 को कॉम्प्लेक्स 3 से और 2 को कॉम्प्लेक्स 4 से, तो ये टोटल हो जाते हैं 10 प्रोटॉन। सो एक NADH से 10 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। सो 4 कॉम्प्लेक्स 1 3 से जो है वो 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। अगर हम ये कंसिडर करें कि 4 जो प्रोटॉन्स हैं वो एक एटीपी के एक इक्वल होते हैं या उसको एक एटीपी को बनाने में हेल्प आउट करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस 4 जो प्रोटॉन है उससे भी एक एटीपी बना, इससे भी एक एटीपी बना और ये जो 2 हैं प्रोटॉन या 2 जो हाइड्रोजन आयंस हैं इससे 0.5 हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये 2 है तो इसलिए हम इसे 0.5 हम कंसिडर करें तो ये बन गया 2.5 एटीपी। सो एक NADH 10 प्रोटॉन के रिलीज का वाइज बनता है। अब ये जो 10 प्रोटॉन है टोटल ये 2.5 एटीपी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो लाइक वाइज FADH2 को हम देखें तो FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और ये 6 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज क्योंकि ये स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स 2 से
और जब ये यहाँ पर आता है तो ये रिलीज करता है 4 प्रोटॉन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2 प्रोटॉन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 4। तो 4 और प्लस 2 हो गए 6, तो ये 6 प्रोटॉन्स आएंगे। और अगर हम कंसिडर करेंगे 4 प्रोटॉन जो हैं वो एक एटीपी के इक्वल होता है, तो इसी तरह हम इसको 1 कंसिडर कर देंगे, और ये जो 2 है तो इसको हम 0.5 जो है वो कंसिडर कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.5 एटीपी के इक्वल है। सो हियर इज अ लिटिल क्विज, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हुए थे। एसिटाइल कोएच सिंथेसिस जो एक ट्रांजिशन रिएक्शन था क्रेब्स साइकिल में, उसमें 2 एनएडीएच जनरेट हुए थे, और सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 एटीपी, 6 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए थे। सो नाउ कितने ATP जनरेट होते हैं इन सारे मॉलिक्यूल से, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 2 ATP को देखें तो ये ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली 2 ATP जनरेट हो रहे हैं। अगर हम 2 NADH की बात करें तो एक NADH अगर 2.5 के इक्वल होता है तो 2 NADH से हमें 5 ATP मिलेंगे, और इसी तरह इन 2 NADH से भी हमें 5 ATP मिलेंगे, और यहाँ से भी 2 डायरेक्टली मिलेंगे हमें, और यहाँ से 6 NADH हैं। तो एक अगर 2.5 के इक्वल है तो 6 NADH जो है वो 15 ATP के इक्वल होंगे, और 2 FADH जो है हमारे पास 3 ATP के इक्वल होंगे। सो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 32 ATP। सो टोटल हमारी जो गेन होती है फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमारे पास जो है वो 32 ATP प्रोड्यूस होते हैं। So that's all about this electron transport chain, and thank you for listening.